हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो स्पेशली बीएससी में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का पेपर होता है उसकी शुरुआत होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट से, यानी कि ये जो गॉस लॉ है और फ्लक्स है इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले समझेंगे और फिर इनके एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी में और क्लास 12th में भी आप इस टॉपिक को पढ़ के आए हैं। तो देखते हैं वहाँ से हमें यहाँ पर क्या अलग देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज होती हैं, यानी कि जिस प्रकार किसी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अगर कोई चार्ज प्लेस है तो उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन होगा उसके अराउंड, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाई करेगी और इस रीजन में कई सारी लाइंस होंगी। उन लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होंगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो कि निकल रही होंगी किसी चार्ज से, वो जब जो कि नॉर्मली किसी सरफेस पर फॉल कर रही होंगी, यानी कि वो लाइंस नॉर्मली पास कर रही होंगी किसी सरफेस को, तो वो सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, उन सारी लाइंस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखिए इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है कि अगर आपका ds यानी कि कोई हम छोटा एलिमेंट लें, जब हम कोई एरिया की बात करते हैं तो उसके हम या तो a ले सकते हैं या तो s ले सकते हैं, बट अगर उसके किसी एलिमेंट की बात करें तो यानी कि वो बहुत छोटा होगा तो हमने ले लिया ds। तो ds अगर कोई एक एलिमेंट्री एरिया है जो कि नॉर्मल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, यानी कि जब उसका एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका फ्लक्स भी बहुत छोटा होगा, यानी कि उससे निकलने वाली लाइन भी बहुत छोटी होगी। उस हिसाब से जो भी आपका छोटा सा फ्लक्स आएगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो हो जाएगा ई डॉट डी एस। अब देखिए, इफ सरफेस एरिया अगर आपका डेल एस है इज़ नॉट इन द नॉर्मल डायरेक्शन, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो जो सरफेस एरिया है वो नॉर्मल डायरेक्शन में ना हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे रेजोल्यूट कर देंगे और हम वही वाला पार्ट लेंगे, रेजोल्यूट हुआ हुआ वही वाला पार्ट लेंगे जो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम इसका वाला कंपोनेंट ले लेंगे। इसी हिसाब से जो आपका डेल एस है अगर वो नॉर्मल नहीं हुआ और एक थीटा एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, देन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ दिस सरफेस इज डिफाइंड एज, तो इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा यानी कि उसका कॉस थीटा वाला कंपोनेंट वही हम लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो डेल एस एन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेल एस कॉस थीटा, तो डी एस को हम रिप्लेस कर देंगे डी एस कॉस थीटा से, तो ये आपका कंपोनेंट आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो आपका एलिमेंट का एरिया है। और अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स E थ्रू एन एलिमेंट्री एरिया S इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द फील्ड वेक्टर E एंड ds। अब ये जो आपका E डॉट डी एस हमने निकाला है इसको हम डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि E डॉट डी एस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वही चीज़ यहाँ पर कह दी गई कि ये आपका एक स्केलर प्रोडक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस का या डेल एस का। और अब हम बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो यूनिट बेसिकली क्या होता है, जब हमने पढ़ा कि ये प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू, और अगर एरिया की बात करें तो एरिया का डायमेंशन क्या हो सकता है, एल स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड होता है, तो एरिया के डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। तो ये एफ अपॉन क्यू तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एफ का आपको ये पता है डायमेंशन फॉर्मूला कि एम एल टी माइनस टू होता है, और क्यू का क्या होता है, और यहाँ पर Q इज इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं हम, और I का क्या होता है A यानी कि एम्पेयर, और T का टाइम यानी कि T, कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दिया और इसी को हमने निकाल दिया फॉर्मूला। तो ये आपका इस तरह का ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये आपका हो गया यूनिट और डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो और यूनिट की बात करें तो यूनिट बेसिकली इसका वेबर। अब हम देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है वो समझते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सारी चीज़ें जान ली, बट गॉस लॉ क्या कहता है वो समझते हैं हम। तो गॉस लॉ में बेसिकली कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल नॉर्मल फ्लक्स और द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी दो तरह से हम समझ सकते हैं। द टोटल नॉर्मल फ्लक्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेज जो कि नॉर्मली पास हो रही हैं किसी सरफेस से, वो इक्वल होती हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, यानी कि
वो जो पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस की हम बात कर रहे हैं, उस सरफेस के अंदर जो भी चार्ज आ रहा होगा, उस चार्ज को जब हम डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका आ जाता है टोटल फ्लक्स। तो यही आपका गॉस लॉ कहता है कि जब टोटल फ्लक्स ऑफ इज गिवन बाय 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। और टोटल फ्लक्स को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स को हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस। अभी आपने ऊपर देखा जैसे कि हमने एक्सप्रेशन निकाला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो ई डॉट डी एस के फॉर्म में लिख सकते हैं फ्लक्स को। तो वही चीज़ यहाँ पर फिर से कह दी कि द इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि द सरफेस इंटीग्रल। जब हम सरफेस के रिस्पेक्ट में डी एस ले रहे हैं तो इसलिए हमने लिख दिया सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस हों, तो हम उन सारे चार्जेस का सम लेंगे, यानी कि उस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज आ रहा होगा उसका हम सम ले लेंगे, एल्जेब्रिक सम। और वो एल्जेब्रिक सम को जब हम डिवाइड करेंगे एप्सिलॉन नॉट टाइम्स से, तो आपका आ जाएगा फ्लक्स। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ज़रूर पता होगा, आप 12th में ये सब चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और फाई हम ये हमारा फ्लक्स होता है, इसे हम सरफेस इंटीग्रल भी कह सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस। और ये जो हमने सिग्मा क्यों लिया है, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी चार्जेस होंगे हम उनका सम कर देंगे। तो ये हो गया गॉस लॉ का स्टेटमेंट और जो भी उसके रिलेटेड थ्योरी थी। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि जो भाई हमारा फ्लक्स है वो हमारा क्या आना चाहिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। तो उसको प्रूव कैसे करते हैं वो देखिए। तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम ले लिया है। अब ये जो डायग्राम है ये किसी पर्टिकुलर चीज़ का नहीं है, यानी कि ये ना तो सर्कल है, ना तो ट्राइंगल है, ना तो ये रेक्टेंगल है। ये एक रैंडम सा डायग्राम मैंने ले लिया है, कोई भी। अब उस डायग्राम में एक पर्टिकुलर मैंने पॉइंट ले लिया है जहाँ पर ये आपका क्यू चार्ज प्लेस है, यानी कि पॉजिटिव का क्यू चार्ज प्लेस है, और उस पॉइंट को मैंने डिनोट किया है ओ से। अब इस चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लाइंस निकलेंगी, है ना। और ये जितनी भी लाइंस निकलेंगी ये सब नॉर्मली ये सब इस सरफेस से होते हुए जाएंगी हर तरफ से। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ये जो पी पॉइंट आपको दिख रहा है ये उस एलिमेंट का ही पॉइंट है। यानी कि इस पॉइंट को जब हम कंसीडर करेंगे, जो कि नॉर्मली नहीं लाई कर रहा है, यानी कि जब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन डायरेक्टली जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब भाई आपको पता है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे लाइंस बाहर की ओर निकलेंगी। तो इसीलिए जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो एलिमेंट है ये थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि इसका जो ये डी एस वेक्टर है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो आपका सरफेस एलिमेंट है ये इसके परपेंडिकुलर होगा, जो कि इस डायरेक्शन में आ गया। बट जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो सरफेस कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं लाई कर रहा है, यानी कि एक थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम इसका वही कंपोनेंट लेंगे जो कि ई के डायरेक्शन में है। तो इस डी एस को हमने रेजोल्यूट कर दिया डी एस कॉस थीटा और डी एस साइन थीटा में। तो डी एस का हम डी एस कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ले लेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरह से अब इसको प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह का प्रूफ है, ये इसकी थ्योरी है, थोड़ी सी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ कि जैसा कि यहाँ पर आपको दिख सकता है फ्लक्स का एक्सप्रेशन होता है ई डॉट डी एस। उसके बाद आपने लिख दिया फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये ज़रूर आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको यही पढ़ाया जाता है क्लास 12th में। तो ये होता है 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कैप से हमने इसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, और डी एस एन डॉट एन कैप, तो डी एस के डायरेक्शन को हमने एन कैप से रिप्रेजेंट किया है। और जैसा कि आपको पता है ये जो आर कैप है और एन कैप है, तो आर कैप का हमने वो वाला डायरेक्शन लिया है और एन कैप का हमने एन कैप कॉस थीटा वाला डायरेक्शन लिया है। तो ये इनका मॉडुलस तो आपका 1 आ जाएगा और कॉस थीटा आपका कॉस थीटा रहेगा, यानी कि डी एस को बेसिकली हमने चेंज कर दिया डी एस कॉस थीटा से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट हमने ले लिया है यहाँ पर। और अब आगे देखिए, यहाँ से Q/4πε0 है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया। और ये जो आपको इंटीग्रल के अराउंड एक सर्कल दिख रहा है, ये बेसिकली आपको रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका सरफेस है वो एक क्लोज्ड सरफेस है। और अंदर क्या बचा, ds/r² cos थीटा। अब ये जो डी ओमेगा या फिर डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है सॉलिड एंगल को,
तो ये आपका क्या होता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल एक बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि एक पूरे अगर कोई एक स्फेयर है या फिर एक क्लोज्ड सरफेस है तो उसका जो पूरा एंगल बनाया जाता है एक सेंटर पर, तो वो होता है सॉलिड एंगल, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 पाई होती है दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्या मिल सकता है कि इसका फॉर्मूला भी ये होता है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर आपका बन जाएगा सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। तो ये आपका बन जाएगा dr। अब ये इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और जब हमने डी ओमेगा को चेंज किया तो ये बन गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो और यहाँ पे आपका आर स्क्वायर डिवाइड में भी है, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास बचेगा वो हो जाएगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो चीज़ आ गई है कि फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहीं आपका क्या हो जाएगा, यहीं आपका गॉस लॉ है। तो काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन है, हमने कुछ नहीं किया, बस ई और ds का डॉट प्रोडक्ट लिया, और डॉट प्रोडक्ट में हमने ds का वो वाला कंपोनेंट लिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, और सारी चीज़ें हमने यहाँ पर वैसे ही प्रोसीड कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया, और हमें पता चला कि ds अपॉन आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ds अपॉन आर स्क्वायर बराबर होता है सॉलिड एंगल के। ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है। तो सॉलिड एंगल को जब हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो उसकी वैल्यू आती है 4 पाई। तो वही चीज़ सिंपल से हमने की है, यहाँ पर 4 पाई आ गई और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 4 पाई यहाँ से कैंसिल हो गया। सिर्फ हमारे पास जो चीज़ बची लेफ्ट हैंड साइड में वो बची क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। और इससे रिलेटेड ये देखिए कुछ थ्योरी है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ds cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ds cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोजेक्शन ऑफ ds परपेंडिकुलर टू dr। यानी कि इस वाले डायग्राम में देखिए ये जो ds है इसको जो हम रेजोल्यूट करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में एक आएगा आपका ds cos थीटा, तो उसी ds cos थीटा की हम बात कर रहे हैं। ds परपेंडिकुलर टू आर स्क्वायर, और डी ओमेगा क्या है आपका, डी ओमेगा आपका सॉलिड एंगल है क्योंकि सबटेंडेड बाय द सरफेस एलिमेंट एट पॉइंट चार्ज q। द अबव एक्सप्रेशन गिव्स द गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म में जो आपका गॉस लॉ आ गया वो कुछ इस तरह से आ गया। तो काफ़ी सिंपल एक्सप्रेशन है और काफ़ी सिंपल इसका प्रूफ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे उम्मीद है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके डिफरेंशियल फॉर्म की बात करते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म अभी तक आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा होगा, ये आपके बीएससी में ही आता है, तो इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया कि व्हेन, इसमें कुछ थोड़ी थ्योरी है, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम, यानी कि जो चार्ज है आपका अगर पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट है ना, और P क्या है, इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, P नहीं सॉरी ये आपका रो है, तो रो को हम रिप्रेजेंट करते, रो बेसिकली सिंबल है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। देन द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, तो पूरा जो चार्ज है इंक्लोज्ड बाय द सरफेस वो आपका दिया जा रहा है Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी। जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है Q अपॉन वॉल्यूम, यानी कि चार्ज को जब हम डिवाइड कर देते हैं नेट वॉल्यूम से तो आपका वो हो जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा वॉल्यूम माना है dv, तो रो और dv को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा नेट चार्ज आ जाएगा। तो ये Q का फॉर्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। जब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ क्या कहता है, यही कहता है E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने इसके लिए एक्सप्रेशन निकाला था, और अब देखिए हम यहाँ से क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये जो Q के ऊपर हमने वैल्यू निकाली है वो हम गॉस लॉ के अंदर रख सकते हैं, तो हमने वहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन दिस एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में जब हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है तो उसको हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया और इंटीग्रेट कर दिया ओवर दी वॉल्यूम रो डी। तो E डॉट डी एस आपका आ गया रो डी के बराबर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये एक थ्योरम है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि गॉस लॉ का एक अलग एक्सप्रेशन देती है। यानी कि गॉस लॉ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E डॉट डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ E डॉट डी वी, यानी कि E डाइवर्जेंस ऑफ E डॉट डी वी, ये आपका एक दूसरा इक्वेशन बन गया। यानी कि एक तो इक्वेशन आपने यहाँ से निकाला जो कि Q को सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने रो डी वी से, और दूसरा एक्सप्रेशन आपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल किया। अब इन दोनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि जो आपका राइट हैंड साइड है वो सेम है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को जब हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा
तो देखिए क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, जब हमने इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई डॉट डी वी को इक्वेट कर दिया 1/ε टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ रो डी वी से। तो देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरफ ले आते हैं और डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और ओवर दी वॉल्यूम डी वी हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में हमारा आ जाता है ज़ीरो। तो सिंपल सी बात है, ये जो एक्सप्रेशन इंटीग्रल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा जब हम इसको लेफ़्ट साइड में प्रोसीड राइट साइड में प्रोसीड करेंगे। और फाइनली जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो इस तरह से आ जाएगा कि वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर एज ए स्मॉल वैल्यूज़, यानी कि ये स्मॉल वैल्यू है, काफ़ी स्मॉल वैल्यू है, तो इसको हम हटा सकते हैं। बट द कॉन्स्टेंट्स वी कैन नॉट इक्वेट डी वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो डी वी को तो हम ज़ीरो के इक्वल रख नहीं सकते। सो इस वजह से आपका जो डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो ज़ीरो के बराबर आ गया। एल नहीं, यहाँ पे सॉरी आपका रो हो जाएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपका रो हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डाइवर्जेंस ऑफ ई को हम डेल डॉट ई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का ये एक्सप्रेशन आएगा। अब ये जो डाइवर्जेंस है और कन्वर्जेंस है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर जानते होंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई को हम इक्वेट कर सकते हैं रो बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और डाइवर्जेंस ऑफ ई को लिख सकते हैं डेल डॉट ई से। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये डिफरेंशियल फॉर्म होता है। तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आता है ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और आगे भी इससे कई चीज़ें हम डराइव करेंगे तो वहाँ पे बड़ी इसका यूज़ है। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये फंडामेंटल इक्वेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हमने 2 टॉपिक कवर किए आज। हमने कवर किया है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं पूरी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप तो ज़रूर वीडियो को देखते रहिएगा, और आपके सारे टॉपिक्स को मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलता रहे। तब तक के लिए सी यू एंड हैव अ गुड डे।